तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गर्मियों में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली खेती कुकुम्बर फार्मिंग के बारे में। कौन सी विधि से आपको करना है, किस तरह से आप उसमें अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करना है, यानी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही जानकारी के साथ मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आपके पास ज़मीन खाली है या जगह आपके पास खाली पड़ी है तो अभी आप खीरे की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय है और आने वाले दिनों में जब आपके खीरे का उत्पादन आपको मिलेगा तो उसके आपको प्राइस भी उसके काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि अभी खीरे की खेती करने का बिल्कुल सही समय है। और अगर आपके पास अभी ज़मीन खाली नहीं है या मार्च तक आपकी ज़मीन खाली होने वाली है तो आप भाई खीरे की जो है नर्सरी डाल सकते हैं और नर्सरी डाल के मार्च में जैसे ही आपकी ज़मीन खाली हो जाए उसका आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है, किसी भी तरह की बेल वर्गीय सब्जियों की अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो ऐसे डायरेक्ट ज़मीन में या ओपन फील्ड में आपको नर्सरी नहीं डालनी है, प्रो ट्रे के अंदर ही नर्सरी डालनी है। यहाँ पे आप 50 से 70 होल वाली जो प्रो ट्रे आती है वो काम में ले सकते हैं, उसी में आपको नर्सरी डालनी है। अगर आपके पास ज़मीन खाली नहीं है तो ही आपको जो है नर्सरी डालनी है, अन्यथा आपको डायरेक्ट सीड सोविंग कर देनी है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले खीरे की खेती करने के लिए ज़मीन की तैयारी की। ये विशेष टॉपिक है, ध्यान से आपको देख लेना है, क्योंकि किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी अगर आपने सही ढंग से कर ली तो आपके बीज का जमाव भी अच्छा होगा, खरपतवार भी उसमें कम मिलेगा आपको, और आपका जो शुरुआती अवस्थाओं में जो कॉलर रोट फंगस वगैरह की दिक्कत आ जाती है आपके प्लांट्स में, उस तरह की दिक्कत भी आपको कम से कम देखने को मिलती है। तो आपको ज़मीन तैयार करने से पहले क्या करना है, शुरुआत में आपको ज़मीन तैयार करने से पहले एक हल्की सिंचाई जो है ज़रूर कर देनी है। अभी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और काफ़ी बढ़ भी चुके हैं कुछ एरियो में, तो आप जो है शुरुआत में जो है ज़मीन तैयार करने से पहले एक हल्की सिंचाई, अगर फव्वारा इरिगेशन है आपके पास तो फव्वारा इरिगेशन से करीब 2 घंटे तक आप फव्वारा चलाकर और हल्की सिंचाई उसमें ज़रूर कर लें। और उसके बाद आपको उसमें 3 से 4 कल्टीवेशन करने हैं। कल्टीवेशन करने से पहले कम से कम सड़े हुए गोबर की खाद आपको 5 ट्राली अपने खेत में अच्छी तरह से बिखेर देनी है। यह आपको कल्टीवेशन करने से पहले ही डाल देना है। गोबर की खाद एकदम आपकी सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर कच्चा गोबर आपने डाल दिया तो आपके पौधों में कॉलर रोट या जड़ गलन की समस्या आ सकती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप जो भी गोबर की खाद अपने खेत में काम में लें तो वो एकदम सड़ा हुआ गोबर ही होना चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद ही आपको काम में लेनी है। 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ की दर से आपको गोबर की खाद अपने खेत में बिखेर देनी है और उसके बाद आपको 2 से 3 कल्टीवेशन कर देने हैं। 2 से 3 कल्टीवेशन अच्छी तरह से आपको कर देने हैं और हर कल्टीवेशन में आपको 1 या 2 दिन का गैप ज़रूर रखना है, क्योंकि जैसे जैसे आप कल्टीवेशन करेंगे और उसमें 1 या 2 दिन का गैप डालते रहेंगे तो उसमें आपका जो है धूप की वजह से जितने भी खरपतवार उगने हैं वो भी उग आएंगे और जो बीमारियां हैं वो भी कल्टीवेशन के समय सारी ख़त्म हो जाएंगी। यानी आपको कल्टीवेशन के बीच में 1-2 दिन का गैप ज़रूर दे देना है। हर कल्टीवेशन के बीच में 3 कल्टीवेशन कम से कम आपको कर देने हैं। 3 कल्टीवेशन के बाद करने के बाद में बात आती है बेसल डोज की, यानी कल्टीवेशन 2-3 कल्टीवेशन करने के बाद में आपको बेसल डोज डालने हैं। तो बेसल रासायनिक बेसल डोज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो रासायनिक बेसल डोज में दोस्तों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग DAP का डाल देना है, बिखेर देना है, मतलब आखिरी जुताई से पहले। और उसके अंदर 1 बैग आपको MOP यानी पोटास का डाल देना है, वो भी आपको DAP के साथ मिलाकर या बाद में उसी के साथ में बिखेर देना है। और कम से कम 20 केजी यूरिया आपको अपने खेत में बिखेर देनी है और उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन कर लेना है। आखिरी कल्टीवेशन के समय आपने कंफर्म कर लेना है कि आपकी ज़मीन एकदम तैयार हो गई, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए, ज़्यादा उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले आप सिंचाई कर चुके होते हैं उसमें। तो इसलिए आपको कल्टीवेशन, इसीलिए मैंने 3 से 4 कल्टीवेशन बताए हैं। यानी कल्टीवेशन जितने अच्छे और ज़्यादा आप करेंगे उसमें तो आपकी ज़मीन उतनी ही अच्छी तरह से तैयार होगी और बीमारियां भी उसमें आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। पहले सिंचाई करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ज़मीन भी आपकी
एकदम अच्छे से तैयार हो जाती है, उसमें ज़्यादा टिल्ले वगैरह भी नहीं बनते और जितने भी खरपतवार के बीज आपकी ज़मीन में पड़े होते हैं वो सारे उस समय उस नमी से अंकुरित होकर नष्ट हो जाते हैं। उससे क्या होगा, आपकी फसल में कम से कम आपको खरपतवार देखने को मिलेगा। इससे आपका आगे चलकर खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा, चाहे आप वो खरपतवार लेबर से निकलवाएं या किसी भी खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करें। लेकिन सब्जियों में आप खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग ना करें तो वो बेस्ट रहेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, बेसल डोज आपने अपनी फसल में डाल दी है, ज़मीन आपकी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है बेड बनाने की। तो बेड आपको 4 से 5 फीट की दूरी पे बेड डालने हैं। 6 फीट की दूरी यहाँ पे नहीं रखनी है, केवल 5, मैक्सिमम आप 5 फीट की दूरी पे आपको बेड डाल लेने हैं। और बेड बनाते समय ये सुनिश्चित कर लें कि बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए और बेड की ऊंचाई ज़मीन से कम 1 फीट होनी चाहिए। यानी 3 फीट चौड़े और 1 फीट ऊंचाई पे आपको बेड बना लेने हैं और बेड से बेड की दूरी आपको 5 फीट रख लेनी है। उसके बाद बात आती है दोस्तों ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन लगाने के बाद में आपको अपना ड्रिप इरिगेशन चेक कर लेना है पानी चलाकर, और उसके बाद आपको 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च यहाँ पे काम में ले लेनी है। किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें आप, या किसी भी तरह की मतलब या खरबूजे या तरबूज की खेती करें या खीरे की खेती करें या तोरई ककड़ी, किसी भी तरह की आप खेती करें, सब्जियों की खेती में आपको प्लास्टिक मल्च अवश्य काम में ले लेनी है। 25 माइक्रोन की आपको प्लास्टिक मल्च काम में लेनी है। तो प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में बात आती है उसमें प्लास्टिक मल्च में होल की। कुछ किसान भाई यहाँ पे भी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इस सीज़न में मैंने काफ़ी नोट किया है, किसानों के साथ ऐसा हुआ है। जो नए किसान हैं उनके साथ ज़्यादा होता है, आखिर जो पहले कर चुके हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है। मतलब या तो वो रेडीमेड प्लास्टिक मल्च लेते हैं जिसमें होल निकले हुए होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जिगजैग होल निकले होते हैं। लेकिन बेल वर्गीय सब्जियों में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जिगजैग होल वाली प्लास्टिक मल्च आपको काम में नहीं लेनी है। अगर जिगजैग होल में आपने प्लास्टिक मल्च लगा दी तो या तो आपको एक साइड के होल है वो खाली छोड़ने पड़ेंगे और नतीजा इसका ये होगा, फालतू में पड़े रहे होल में फालतू का खरपतवार निकलता रहेगा और आप उनको निकालते रहेंगे, फालतू का आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, जो कि उसका मतलब उन होल का कोई मतलब नहीं है। या उनमें आप अगर बीज लगाओगे तो आपके प्लांट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जो कि बेल वर्गीय सब्जियों में आपको भी पता है सही नहीं है। तो आपको 1 फीट पे जो है प्लास्टिक मल्च में होल निकालने हैं, मैनुअली आपको खुद निकालने हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। या रेडीमेड होल में अगर आपको सिंगल होल में मिल जाती है प्लास्टिक मल्च तो वो आपको काम में ले लेनी है। डिटेल से यहाँ तक की आपको मैंने जानकारी दे दी है प्लास्टिक मल्च तक की। अब बारी आती है सीड सोविंग की। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको जल्दी अंकुरण करवाना है अपने बीज का, या 99% तक आपको जर्मिनेशन रेट लेनी है अपने बीज से, तो आपको सबसे पहले उसमें बीज लगाने से पहले यानी सीड सोविंग करने से पहले उसमें सिंचाई ज़रूर कर देनी है। करीब 2 से 3 घंटे तक ड्रिप इरिगेशन के द्वारा उसमें सिंचाई करें। सुनिश्चित कर लें कि हर होल में जो है बराबर नमी पहुंच गई हो, इतनी आप उसमें सिंचाई करें और उसके बाद आपको जो है उसमें सीड सोविंग कर देनी है। दोस्तों अब बात करते हैं खीरे की टॉप वैरायटियों के बारे में। यहाँ पे मैं आपको खीरे की 3 टॉप वैरायटियों के बारे में जानकारी दूंगा। उन वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाती है उसी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमने रखा है सेमिनस का मालिनी। काफ़ी अच्छी वैरायटी है और काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे आपको मिल जाता है। अगर आपके एरिया में आपको सेमिनस का जो मालिनी वैरायटी आती है ये आपको मिल जाती है तो तुरंत आपको इसका सिलेक्शन कर लेना चाहिए। नंबर 2 पे रखा है मैंने न्यूमेंस कंपनी का बेली। ये भी अच्छी वैरायटी है, अगर आपको ये वैरायटी मिल जाती है तो इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों नंबर 3 पे मैंने रखा है वीएनआर कंपनी का क्रिस। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इससे भी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। अगर आपको ये वैरायटी मिल जाती है तो इसी का भी आप चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप वीडियो में बताए गए तरीके से बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके खीरे से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। फिर भी अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का डाउट या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।